हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। देखिए, हम लोगों का जो संविधान था वनडे एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से कवर हो चुका है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली, मूल अधिकार देख लिए, नीति निर्देशक तत्व देख लिए, मतलब जितनी चीजें थी सब हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग जो चैप्टर लेके आने वाले हैं आगे, आज से जो चैप्टर स्टार्ट होंगे हमारे, जैसे आज मैं बात करूंगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग अगर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका सिलेबस देख के आप लोग वीडियो देखिएगा। जितने मैं वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ पॉलिटी में, वहां से 100% आपका कोई भी एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग वीडियो ना देखे हों कल वाला, उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं किसकी, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अब धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक खत्म कर देंगे। पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को टॉपिक लगते होंगे, पहले तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं इसे चलाऊंगा कम से कम 15 दिन, 15 लेक्चर अभी लेके आऊंगा इसका। इसमें आपका पंचायती राज बताना है, अभी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद राज्य के बारे में बात करेंगे और जितनी सारी चीजें हैं सब हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा, लास्ट में मैं पूछूंगा जब ये हमारा पूरा पॉलिटी खत्म होगा, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि कोई भी चैप्टर छूट रहा है तो आप लोग इन्फॉर्म करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसे भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था आप लोगों से। ठीक है, आइए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो संविधान में इसे जगह दी गई है वह कहां दी गई है, भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक। बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। केंद्र शासित प्रदेश आप सब लोग जानते हैं, डीपली हम लोगों को समझना है कि केंद्र शासित प्रदेश गठित करने का नियम क्यों लाया गया, यह रूल क्यों लाया गया। राज्य के तहत ही सारी चीजें रख के कार्यभार देख सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश भी आए, क्यों आए उस पर बात करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका गठन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कितने हैं, कितनी बार संशोधन होगा, एक भी पॉइंट अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो छूटने वाला नहीं है केंद्र शासित प्रदेश से। आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे भारत के राज्य क्षेत्र की बात हुई है, आप लोगों ने अनुच्छेद देखा, अनुच्छेद में आप लोगों को मिला होगा पहला ही अनुच्छेद। अनुच्छेद फर्स्ट में बात क्या की गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, और भारत के राज्य क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो हमारा राज्य क्षेत्र हो गया जो हमारे स्टेट होते हैं, सेकंड पे हमारा आता है यूटी, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, और तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वह आता है हमारा कहीं से भी अर्जित राज्य या भूमि। मतलब भारत के मैप में जो जितनी भी हमारी क्या है भूमि है वह तो हमारी है ही। अगर हम किसी अदर कंट्री की भूमि अर्जित करते हैं या कोई आइलैंड है उसे हम अर्जित करते हैं तो वो आती है किसके तहत, अर्जित भूमि के तहत। तो 3 मुख्यतः श्रेणियां हैं इसकी। अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग, सॉरी अनुच्छेद 1 के तहत बात करेंगे। इस पर एक एक पॉइंट लिखूंगा, चीजें समझाऊंगा भी, सब यही याद करवाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक। ऐसे करके लिखेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र को, ये अनुच्छेद 3 के तहत प्रावधान किया गया है संविधान में, सॉरी अनुच्छेद फर्स्ट के तहत। अनुच्छेद 1 के तहत भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है जो मैं लिखने वाला हूं। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है शासन चलाने के लिए। विभाजित किया गया है। वो हमारी 3 कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है हमारा राज्य क्षेत्र, सेकेंड है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश, या इसे हम लोग इसे यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं, यूटी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसी पर आज बात होगी। और जो तीसरा है हमारा कौन सा है,
अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब किसी अदर कंट्री की या अपने ही कंट्री के जो तटीय राज्य हैं उनमें जो समुद्र में क्या निकलता है, हमारा समुद्र में महासागरों में द्वीप वगैरह आते हैं, अगर वह हम लोग अर्जित करते हैं, उस पर हम लोग अपना अधिकार करते हैं, तो वह भी किसके तहत आता है, इसी के तहत कि 3 श्रेणियां विभाजित की गई हैं भारत के राज्य क्षेत्र की। ठीक, तो ये हमारी बात हो गई किसकी, इसके बेसिक पर कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनाया गया। अब इसके गठन के बारे में बात करेंगे कि यह कैसे संविधान के तहत इसे मान्यता प्रदान की गई और यह कैसे गठित किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे, इसे आप लोग नोट डाउन करिए। आइए शुरू करते हैं। यह हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है यह आया कब से है, 1874 से ही आया है, 1874 से आया है। ठीक है, क्या हुआ था, उस समय ब्रिटिशर्स का शासन चलता था हमारे यहाँ, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ अनुसूचित जिले बनाए। गौर से सुनिएगा, कुछ अनुसूचित जिलों का उन्होंने क्या किया, गठन किया। कब, 1874 में अनुसूचित जिलों का गठन किया। उसके बाद क्या किया गया, कुछ दिनों बाद उसे जो अनुसूचित जिले थे उन्हें मुख्य आयुक्ति क्षेत्र नाम दिया गया। मैं लिखूंगा, सबसे पहले 1874 में कुछ अनुसूचित जिलों का क्या किया गया, गठन किया गया, और उसके बाद उसे अलग से एक नाम दिया गया, मुख्य आयुक्ति क्षेत्र। ठीक, और ये जो हमारा मुख्य आयुक्ति क्षेत्र है यही आगे चल के हमारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आता है। यह कब आता है, 1956 में संविधान का कौन सा संशोधन होता है, 7वां, और उसी समय हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आया था। तो 1956 के 7वें संविधान संशोधन व राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के तहत इस वाले क्षेत्र को, कौन से, मुख्य आयुक्ति क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। यही चीज हम लोग पहले इतना लिख लेते हैं, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि चीजें अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। बात करेंगे इसके गठन के बारे में, बहुत इजी है, सिर्फ हम लोगों को समझना है। पता सबको है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, क्या है, लेकिन हमें बेस समझना है। क्यों, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, अंदर की चीजें पूछता है, बहुत डीपली जाके पढ़ना पड़ता है, वरना अगर ऐसा होता तो एग्जाम सबसे निकलता रहता है ना। इतने बच्चे बैठते हैं, आप लोग देखते हैं कि वैकेंसियां आती हैं हर साल, 10 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं यूपीएससी में, निकलते कितने हैं, 700-800 सीटें होती हैं बस। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप लोग जितना ज्यादा डीपली जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे एक्सपीरियंट नहीं है, अच्छे स्टूडेंट आप नहीं है यूपीएससी के। ठीक है, आपको क्या करना होगा, कंपटीशन करना होगा, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी। आइए बात करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कब, 1874 में कुछ, ये याद रखिएगा, कुछ अनुसूचित जिलों का, ठीक, गठन किया गया। जो अनुसूचित जिलों का गठन हुआ उन्हें क्या कहा गया, मुख्य आयुक्ति क्षेत्र। 1874 में गठन हुआ अनुसूचित जिलों का, फिर इन्हें आगे चल के मुख्य आयुक्ति क्षेत्र नाम दिया गया। बाद में इसे मुख्य आयुक्ति क्षेत्र नाम दिया गया। एकदम बेस से बता रहा हूं मैं, कोई भी आप लोगों को इस तरह से नहीं समझाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें लोग नहीं बताते हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है और बच्चे फंस जाते हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें और ये भी ना बताएं कि इसका गठन कैसे हुआ, कौन सी समितियां आई थी, क्या आई थी, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बात करते हैं कि सबसे पहले 1874 में अनुसूचित जिलों का गठन किया गया, उसके बाद इसे मुख्य आयुक्ति क्षेत्र नाम से बदल दिया गया। किसे, ये हमारा जो है अनुसूचित जिलों को मुख्य आयुक्ति क्षेत्र नाम दे दिया गया। अब सेकेंड पॉइंट आता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये उसका सब पॉइंट है, इसीलिए मैंने ये वाला एरो लगाया है। देखिए
थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि अब हमारा मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र बन गया, अब केंद्र शासित प्रदेश यही बनेगा। जो हमारा मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र है यह केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया जाएगा। किसके तहत? आपके 1956 में 7वां संविधान संशोधन आता है और उसी समय राज्य पुनर्गठन आयोग भी चल रहा था, राज्यों का गठन किया जा रहा था। तो उस अधिनियम दोनों की सहमति से इसे हमारे मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया। जो हम लोग आज पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। 1956 का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र को ही मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब पूरी तरह से हम लोगों ने एक तरह से समझ लिया कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन कैसे हुआ। यह कैसे हमारे क्या है व्याख्यान में आया, संविधान में इसका गठन कैसे किया गया। सबसे पहले क्या हुआ, 1874 में अनुसूचित जिले बनाए गए। उन जिलों का नाम बदल के मुख्य क्या रखा गया, हमारा मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र रखा गया। फिर 1956 का 7वां संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे 5 से 6 स्टेट ऐसे हैं, हमारे राज्य ऐसे हैं जो वर्तमान में तो राज्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछता है कि हमारे वो कौन कौन से राज्य हैं जो पहले यूनियन टेरिटरी थे, क्या थे, हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे और प्रेजेंट टाइम में एक राज्य है। तो वो हमारे 6 राज्य थे। कौन कौन से थे? केंद्र शासित, पहले ऐसे करके लिख लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य बने। ठीक, तो कौन कौन से हैं? 6 हैं हमारे। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे हम लोग? हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। गौर से देखिएगा, ये सब क्या थे? पहले यूनियन टेरिटरी थे, फिर इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद हमारा एक और आता है जो गोवा। ठीक, ये हमारे 6 स्टेट ऐसे हैं जो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद भी जब इन स्टेट का गठन किया गया एक राज्य के तौर पर, तो इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। वरना ये हमारे क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। इंपॉर्टेंट है, इसे क्या करिएगा आप लोग? हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक, तो इतने हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे जो अब जाके राज्य बनाए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में हमारे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनका गठन कब हुआ था। मैं पहले इसे रफ कर देता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं सही तरीके से। इसे नोट डाउन कर लीजिए, या कोई स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। बाद में आप लोग क्या करा करिए कि फोन से ही अपने नोट्स बना लिया करिए। वीडियो लास्ट तक देखा करिए, पहले एक बार पूरा वीडियो देख लिया करिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग नोट्स बनाया करिए, जिससे चीजें क्लियर होंगी। आइए बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत कंफ्यूजन हुआ है इसमें। देखिए, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, याद करवा दूंगा। बस बी कंसंट्रेट होके आप लोग वीडियो पर, मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिए। 2019 तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे क्या कि हमारे कितने 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक,
जम्मू कश्मीर हमारा एक स्टेट था, राज्य था, और उसे राज्य का दर्जा दिया गया था, और उसी के तहत लद्दाख था जो एक जिला था। जम्मू कश्मीर का ही एक जिला था हमारा लद्दाख। लेकिन क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उसे क्या किया गया, राज्य के दर्जे से भी हटा दिया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वह क्या था कि उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था, तो उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 2019 में धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, तो उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया जो पहले राज्य था। ठीक, तो अब सोचिए, पहले 7 थे, लेकिन जब ये 2 आए तो 9 हो गए। पहले 7 थे और ये स्टेट था, डिवाइड हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश निकले, तो 7 + 2 = 9। 9 हमारे क्या हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, ये तो सब जानते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी बनाए गए। आप लोगों से पूछ लेगा कि यह किस डेट पर हुआ था, तो आप सबको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब पड़ती है, 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर 2019 को यह दोनों क्या हुए थे, हमारे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक, तो 9 हो गए। उसके बाद बात आती है 2020 की। 2020 में तो वो 9 के 9 बने थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि जो हमारा हमारा जो दादर नागर हवेली और दमन दीव था, ये अलग अलग था हमारा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो इसे 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया। देखिए ऐसे समझेंगे, मैं ये आप लोगों को बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही। 2019 तक हमारे कितने थे, 7, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 2 और निकल के आए। कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक, ये 2 निकल के आए, तो हमारे 7 थे, 7 में ये 2 जुड़ गए, = 9। 9 हो गए हमारे 2019 में, अब 9 हो गए। फिर बात आती है 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ कि जो हमारे दमन दीव और दादर नागर हवेली था, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया। दोनों का नाम ही रख दिया गया दमन दीव और दादर व नागर हवेली। और इसकी राजधानी पूछेगा आप लोगों से, तो इसकी राजधानी वही रखी गई जो दादर नागर हवेली की राजधानी थी, कौन सी, सिलवासा। ठीक, 2019 में 7, 2 बढ़ गए, कब, 19 में 9 हो गए। फिर जब ये 2 में से, अब ये 9 थे, 9 में से अगर 2 को हम मर्ज कर देंगे तो ये दोनों मिलके 1 बन गए ना, तो 9 में से माइनस हो जाएगा 1 बराबर 8। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने यूनियन टेरिटरी हैं, 8। यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। उम्मीद है समझ गए होंगे, चीजें याद करवाने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, ये डेट जरूर आज याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे बार बार नहीं लिखूंगा। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था, और 26 जनवरी 2020 को दमन दीव प्लस दादर नागर हवेली को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और इन दोनों की राजधानी जो है सिलवासा है। ठीक है, और आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के क्या है, राज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और हमारे लद्दाख के राज्यपाल, उन्हें जरूर याद रखिएगा। छोटे एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी आ रहा है, 100% क्वेश्चन पूछ लेगा जम्मू कश्मीर या लद्दाख में से। मुझे तो लगता है, देखिए लद्दाख जब बनाया गया था तो क्या हुआ था, उसका पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया था तो उसके सबसे अंतिम राज्यपाल कौन थे, तो वह थे हमारे सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो वो सत्यपाल मलिक वहां से फिर कहाँ आए थे, हमारे सत्यपाल मलिक वहां से निकल के आए थे हमारे गोवा में। फिर गोवा से अब वो कहाँ के हमारे राज्यपाल हैं, तो वो है हमारे इसमें मेघालय के। ठीक है, सत्यपाल मलिक के बारे में आप लोग डीपली पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। प्रेजेंट टाइम में कौन है, मनोज सिन्हा को वहां का क्या बनाया गया है, राज्यपाल। और जो हमारा लद्दाख है उसका जम्मू कश्मीर के हमारे मनोज सिन्हा, और जो हमारा लद्दाख है उसके RK माथुर हैं। ठीक, तो ये चीज आप लोग मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं, बेसिक चीजें थी
सबका हम लोग देखेंगे कि जो हमारे यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे उनका गठन कैसे हुआ है, कब कब कौन सा बनाया गया। सबसे पहले अंडमान निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली। पहले क्या करते हैं ना, इन सबका नाम ही लिख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, और उसके बाद हमारा कौन सा आता है, दादर नागर हवेली के बाद दमन दीव, दमन और दीव। दमन दीव के बाद हमारा कौन सा आएगा, पुदुचेरी। अब ये मत सोचिएगा मैं अलग अलग लिख रहा हूं, अभी समझाऊंगा। मैं ये बता रहा हूं कि जब इनका गठन हुआ था तो हमारे जितने बनाए गए थे उनके बारे में मैं लिख रहा हूं, और जो नया जुड़ा है, जो कम हुआ है उसे मैं इसी में मर्ज करके भी समझाऊंगा। पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद चंडीगढ़, उसके बाद आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, फिर आता है हमारा प्यारा सा लद्दाख, जहां आप लोग ट्रिप पे जाना पसंद करेंगे। ठंडी भी पड़ रही है, जाइए घूम के आइए, ठीक है। आइए बात करते हैं, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह बनाया गया था कब, हमारे 1956 में, दिल्ली 1956 में, लक्षद्वीप 1956 में, दादर नागर हवेली 1961 में, हाँ 1961 में, और दमन और दीव 1962, पुदुचेरी 1966, पुदुचेरी 1966, चंडीगढ़ 1966, जम्मू कश्मीर 2019, लद्दाख 2009। ये तो एक दिन आए ही थे। तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि क्वेश्चन कर सकता है आप लोगों से कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया था, तो हमें पता है 1956 में। हमसे पूछ लिया कि पुदुचेरी को कब दिया गया था, 1966 में। दादर नागर हवेली को कब बनाया गया, 1961 में। देखिए अब मैं आप यहाँ क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में दोनों ले लूंगा, मैं बताऊंगा कैसे। ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ हो गए ना हमारे 8 क्या केंद्र शासित प्रदेश। देखिए जो हमारा दादर नागर हवेली और दमन और दीव है, इन दोनों को मिला के यही नाम ही रख दिया गया, दादर नागर हवेली, दमन और दीव। इन्हें कब मिलाया गया, 26 जनवरी 2020। लेटेस्ट है, क्वेश्चन जरूर पूछेगा, वनडे एग्जाम आप लोग अगर दे रहे हैं तो इसे जरूर याद रखिएगा। और इसकी राजधानी पूछेगा 100% सिलवासा। आप सब जानते हैं दमन और दीव की राजधानी दमन थी और दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, तो सिलवासा को ही इसकी राजधानी बना दिया गया संयुक्त रूप से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग से आए हैं। कब आए ये, 31 अक्टूबर 2019 में। तो उम्मीद करता हूं कि 8 के 8 आप लोगों को याद हो गए होंगे, और सन के साथ याद करिएगा कि कब कब कौन बनाया गया था। इसलिए मैं कंटिन्यूसली लिखा हूं, पहले 1956 से 3 है, ऐसे कंपेयर कर लीजिए आप लोग। दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को एक तरफ कर दीजिए, और एक हमारा बचता है कौन सा, 61 और 62, ऐसे याद कर लेंगे। दादर नागर हवेली, दमन और दीव 61-62 में दोनों बने थे और दोनों मर्ज हो गए। उसके बाद आता है हमारा पुदुचेरी, चंडीगढ़ 66, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख 1919। बस सिंपल है, याद हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग क्या इसके प्रशासन के बारे में, कि जब उसका आपके केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे चलता है। बहुत इजी है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लोग इसे इग्नोर मारते हैं। यहाँ का जो प्रशासन होता है, यहाँ का मुख्य शासक कौन होता है, राष्ट्रपति। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य शासक राष्ट्रपति होता है, जहां विधानसभा नहीं है। बात करूंगा आगे, कंफ्यूज मत होया करिए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ का शासक जो होगा, प्रशासक वह कौन होगा, हमारा
राष्ट्रपति होगा, लेकिन वह एजेंट के तौर पर क्या करेगा, नियुक्ति करता है किसकी, प्रशासक की। एजेंट, मुख्य शासक राष्ट्रपति, एजेंट के तौर पर प्रशासक की नियुक्ति करेगा। और जिन स्टेटों में राज्यपाल हैं वो राज्यपाल प्रशासक का कार्य करेंगे, और जिन यूटी में ये नहीं है राज्यपाल, वहां प्रशासक के तौर पर किसी न किसी को नियुक्त करता है कौन, राष्ट्रपति। तो वह क्या करते हैं, कार्य चलाते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में, प्रशासन के बारे में। प्रशासन का मतलब यह है कि मुख्य शासक कौन होगा हमारा, शासक होगा राष्ट्रपति, लेकिन एजेंट के तौर पर किसे रखता है, प्रशासक को। ठीक है, किसे रखता है, प्रशासक को। अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी हमारी यूटी हैं जिनमें क्या है, उपराज्यपाल कार्य करते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, उपराज्यपाल कार्य करते हैं। कौन से हैं हमारे, जिसे हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उपराज्यपाल। ये कहाँ कहाँ हमारे मिलते हैं, दिल्ली में भी आपके उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, दिल्ली के बाद कौन सा है, अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक, यहां उपराज्यपाल क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब बात आती है प्रशासक। प्रशासक को भी हम लोग देख लेंगे, प्रशासक कहां कहां पाए जाते हैं। अब जितने बच्चे उसमें कौन पाया जाता है, प्रशासक, चंडीगढ़, दमन दीव, और उसके बाद एक लास्ट हमारा बचता है लक्षद्वीप। दादर नागर हवेली में नहीं लिखा हूं, क्यों, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों एक हो चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रशासन भी देख लिया। अब देखेंगे क्या कि हमारे 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर विधानसभा है, यही लिखते हैं विधानसभा वाले। ठीक है, पहले सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा होती थी, आप लोग पढ़ते हुए चले आए हैं। कौन कौन से, पुदुचेरी और दिल्ली। लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी हमारा यूटी बन गया है, तो वहां भी विधानसभा है। लिख लेंगे, इसे याद होगा आप लोगों को। नोट्स बनवा रहा हूं इसलिए मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ती है। पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, यहां 3 जगह हमारी विधानसभाएं हैं। अब बात आती है किसकी, कि इस पर कानून बनाने का अधिकार या विधि बनाने का अधिकार किस किस को है। आइए देखते हैं कि जो हमारे यूनियन टेरिटरी है इस पर कानून कौन बनाएगा। सबसे पहली वरीयता किसे दी जाती है, संसद को। क्या होता है कि हमारे चाहे यूनियन टेरिटरी हो चाहे हमारे स्टेट हो, सबको क्या दिया गया है, हम लोग जब अनुसूचियां पढ़ रहे थे तो अनुसूचियों में अनुसूची 7 के तहत हम लोगों ने 3 सूचियों के बारे में बात किया था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वह है जिस पर केंद्र कार्य करता है, उसके विषयों पर कानून बनाता है। राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों अपना उस विषय पर कानून बनाते हैं। तो इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि यूनियन टेरिटरी के तहत जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके तहत संसद क्या करेगा कि तीनों सूचियों पर वह कानून बना सकता है। लेकिन जो हमारा पुदुचेरी है, यह अपने, देखिए ऐसे समझिए कि संसद को पूरा अधिकार है कि यूनियन टेरिटरी के तीनों सूचियों पर कानून बनाए। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पर भी। लेकिन विशेष प्रावधान 3 यूटी को दिया गया, जो अभी हम लोगों ने लिखा था, जहां जहां विधानसभाएं हैं। अगर विधानसभाएं हैं तो जायज सी बात है कि वहां मंत्रिमंडल भी होगा। ठीक है, अगर मंत्रिमंडल हो रहा है तब वहां तो भाई कानून बनेगा ही बनेगा। तो उसके लिए क्या है कि समवर्ती सूची और राज्य सूची पर पुदुचेरी कानून बनाएगा बेफिक्र होकर, उसमें कोई रोक टोक नहीं। सेम प्रोसीजर किसके साथ है, दिल्ली के साथ है। दिल्ली भी समवर्ती सूची और हमारी कौन सी सूची, राज्य सूची पर क्या करेगा, कानून बनाएगा। लेकिन उसके लिए क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया है कि वह लोक अदालत से संबंधित, ठीक, लोक अदालत से संबंधित चीजें और भूमि और पुलिस, लोक अदालत, भूमि और पुलिस, 3 को वह
राज्य के तहत, राज्य अनुसूची के तीनों भाग हैं, कौन से? लोक अदालत और एक पुलिस और एक हमारा कौन सा है तीसरा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। भूमि, पुलिस और लोक अदालत, भूमि, पुलिस और लोक अदालत 3 पर बात नहीं करेगा, कौन? दिल्ली, बाकी सब पर करेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है, तो जम्मू कश्मीर भी हमारे समवर्ती सूची और राज्य सूची पर कानून बना सकता है, लेकिन पुलिस उसके अंडर में नहीं रहेगी। दिल्ली की पुलिस आप लोग देखते होंगे, दिल्ली की पुलिस स्टेट के तहत नहीं रहती, वह केंद्र के तहत रखी जाती है। ठीक है, आइए यही चीजें हम लोग लिखेंगे। विधि बनाने का अधिकार, देखिए क्या है ना, सेंटेंस बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, चीजें एक्सप्लेन करने में थोड़ा उतना सही तरीके से नहीं आ पाता, तो आप लोग क्या किया करिए कि समझ लिया करिए अपने हिसाब से। ठीक है, हालांकि हमेशा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी हो जाती है। विधि बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को तीनों अनुसूचियों पर। तीनों सूचियों पर, सूचियां मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, लेकिन इसमें क्या अपवाद स्वरूप पुदुचेरी अपने से राज्य सूची और समवर्ती सूची पर क्या कर सकती है? अपना कानून बना सकती है। सेम प्रोसीजर किसके साथ है? दिल्ली के साथ। दिल्ली भी राज्य सूची, समवर्ती सूची, लेकिन यह क्या करेगी कि जो हमारा भूमि का मामला होगा, पुलिस और एक हमारा कौन सा है? लोक अदालत या लोक व्यवस्था, मैंने यहां क्यों कर दिया? इस वजह से क्रॉस कर दिया कि इन तीनों पर यह कानून नहीं बनाएगी। ये तीनों केंद्र के अधीन होते हैं, बाकी सब राज्य के यूनियन टेरिटरी के अधीन होते हैं। बात आती है J&K, जम्मू कश्मीर, कौन से है हमारे? ये भी राज्य सूची पर भी बनाएंगे, समवर्ती सूची पर भी बनाएंगे, लेकिन पुलिस इनके भी अंडर में नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर की भी जो पुलिस है प्रेजेंट टाइम में, भले वह यूटी बना है, लेकिन वह केंद्र के तहत होती है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें थी इनके प्रशासन के संबंध में। अब बात करेंगे कि जो न्यायालय होता है हमारा, यूनियन टेरिटरीज के लिए न्यायालय भी तो होते हैं ना, तो उनको अलग अलग हम लोग देखेंगे आज। हमारा दिल्ली ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का न्यायालय है, अलग से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का एक न्यायालय है, बाकी सब दूसरे राज्य न्यायालय के अधीन आते हैं। पॉइंट बनाएंगे, दिल्ली का अपना न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है। ठीक, और जितने हमारे हैं, अब दादर नागर, दमन दीव, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ये किस न्यायालय के तहत आते हैं? मुंबई। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह कलकत्ता न्यायालय के तहत, जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार के बाद कौन सा आता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसके तहत आता है? हमारे पंजाब न्यायालय के तहत, पंजाब हाई कोर्ट के तहत। चंडीगढ़ भी हो गया। उसके बाद आया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारा केरल न्यायालय के तहत आता है। और जो पुदुचेरी है, यह मद्रास न्यायालय के तहत आता है। ठीक है, तो ये जितने हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, सबका अपना अलग अलग न्यायालय नहीं है। दिल्ली ही एक ऐसा हमारा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना अलग से न्यायालय है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं कि दिल्ली के लिए कुछ विशेष उपबंध किया गया है। कैसे किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 339
डबल ए के तहत बात करेंगे। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, ये लास्ट टॉपिक है, अब वीडियो खत्म भी होने वाला है। और इसके लिए जो अनुच्छेद दिया गया है कौन सा है, 239AA, ठीक, 239A के तहत इसे विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है संविधान में, विशेष उपबंध दिया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आप लोग बता देंगे कि 239AA के तहत। बात करेंगे इसमें, बात क्या की गई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट निकल के आया कि दिल्ली में जो प्रशासक होगा वह कौन होगा, उपराज्यपाल होगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का हिंदी होता है उपराज्यपाल, राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं, आगे लेफ्टिनेंट लग गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है विधानसभा की जो क्षमता, विधानसभा में कितने मेंबर होने चाहिए, तो विधानसभा में केवल 70 मेंबर होने चाहिए, बस 70। दिल्ली विधानसभा में, विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 70। यह क्या हुआ है, निर्धारित किया गया है। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक, विधानसभा के लिए बात हो गई। और इसका जो चुनाव होगा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव होगा, किसके तहत, भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। ठीक, किसके लिए, विधानसभा के लिए। तो ये सारी 3 चीजें निकल के आई। चौथी बात आती है कि मंत्रिमंडल की संख्या जो है, जो मंत्रिमंडल की संख्या है विधानसभा के सदस्यों के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि भाई अगर विधानसभा है तो यहाँ मंत्रिमंडल भी होगा, जायज सी बात है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 10% से ज्यादा नहीं। ठीक, तो यहाँ जो मंत्रिमंडल है उसमें कितने मेंबर्स हैं हमारे इसमें प्रेजेंट में दिल्ली के, याद करिएगा। वर्तमान में 7 सदस्य हैं। ठीक, जिसमें सीएम भी है। ठीक, सीएम सहित कुल 7 सदस्य हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक बात निकल के आती है कि वित्त बजट का मंत्रालय देखता है, मतलब जो वित्त होगा, जो एक्सपेंसेस होगा, वित्त कौन देखता है, वित्त बजट। जो राज्य का वित्त बजट होगा इसे गृह मंत्रालय देखता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आप लोगों को बता दी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप लोग जो नए हो, मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि बीच से पढ़ने में मजा नहीं आता, चीजें क्लियर नहीं होती हैं,
मैं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो मैं अधूरे पर छोड़ूंगा। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे और स्टार्टिंग से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, वरना लेट मत होइए, बहुत सारे एग्जाम लगने वाले हैं। आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए, रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए मन लगा के और जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।